नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम आपके सामने एक केस स्टडी फिर से लेकर आए हैं। बात कुछ ऐसी है कि करीब महीने भर पहले मुझे एक रिलेटिव्स का कॉल आया था। दे कॉल्ड मी एट देयर होम। वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे की शादी फिक्स हुई थी फेब मंथ में 20 फेब को, पर सामने वाले जो लड़की वाले थे उनके परिवार में किसी की अनअवॉइडेबल कोई रीज़न हो गया, उनके घर में किसी की डेथ हो गई। इसलिए वो जो शादी जो फिक्स्ड है वो अब समझ नहीं आ रहा है कि उसी दिन होगी या फिर किसी और दिन होगी। लेकिन वो दोनों परिवार ये चाह रहे थे कि वो शादी उसी दिन हो। तो दे कॉल्ड मी कि बताइए अब शादी उसी दिन होगी या आप कोई और डेट आपके ध्यान में है। ऐसे इवेंट्स के लिए जब हम प्रिसाइज इवेंट्स पर आते हैं तो ऑफ कोर्स माय फेवरेट मेथड इज केपी होरारी। तो उस समय जब मैं वहाँ था उस समय उनका बेटा अवेलेबल नहीं था, उनकी मदर मेरे सामने थे। तो मैंने मदर से एक नंबर पूछा फ्रॉम 1 to 249 कि मुझे एक नंबर आप रैंडमली बताइए। मैं स्पेसिफिकली यूजर्स के लिए बता दूं कि वो समय था 9 दिसंबर 2024। द टाइम वाज 8:58 PM 8:58 ये समय था। बीकानेर ऑफ कोर्स, क्योंकि आई लिव इन बीकानेर, सो माय प्लेस वाज बीकानेर। केपी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूछने वाले का लोकेशन नहीं देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका लोकेशन प्राइम होता है। तो हम एस्ट्रोलॉजर की लोकेशन से जज करते हैं हमेशा। उन्होंने जो मुझे नंबर दिया था वो नंबर था 10 out of 249। तो उस मोमेंट पर मैंने 10 नंबर के हिसाब से जो कुंडली डिजाइन करी थी, दैट वाज एरीज, उसका असेंडेंट है केपी एस्ट्रोलॉजी में, केपी कुंडली में, और अकॉर्डिंगली कुंडली आपके सामने होगी अगर आप बना रहे हैं तो। लेकिन हम इसको इस वे में नहीं देखेंगे क्योंकि ये उनके बेटे की शादी के बारे में था। तो हम इसको 5वें घर से रोटेट करना होगा कुंडली को। 5वें घर से हम चेक करेंगे कि शादी का घर कौन सा है। 5वें घर से शादी कौन सा होता है? 7वां घर, यानी कि 11th हाउस। तो शादी के लिए हम केपी में 3 घरों को देखते हैं, दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। क्योंकि दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है फैमिली में एक्सपेंशन, एक नया मेंबर फैमिली के अंदर आ रहा है। 7th हाउस है प्राइम हाउस है मैरिज का, और 11th हाउस है इच्छाओं की पूर्ति का। ये सारे जो 3 घर है ये 5वें घर से आप चेक करिए। तो 5वें घर से दूसरा घर हो गया 6ठा घर, 5वें घर से 7वां घर हो गया 11वां घर, और 5वें घर से जो 11th हाउस है वो हो गया 3rd हाउस। तो लाइक दिस यू विल हैव टू रोटेट द कुंडली। अब सबसे पहले देखिए कितनी शानदार तरीके से कुंडलियां काम करती है केपी एस्ट्रोलॉजी। आप सबसे पहले मून देखिए। मून के नक्षत्र में, मून किसके नक्षत्र में था? सैटर्न के नक्षत्र में था। ठीक है, मून क्या रिप्रेजेंट करता है? माइंड में रिप्रेजेंट कर रहा है। मून किसके नक्षत्र में? सैटर्न के नक्षत्र में। सैटर्न कहां बैठा था? 11th हाउस में। मतलब मून रिप्रेजेंट कर रहा है 5वें घर से 7वां घर। मून उनके बेटे की शादी का क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा था। वेरी क्लियर, इतने शानदार रूप से मून ने उसमें मुझे बताया कि ठीक है, बेटे की शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगली चीज हम देखेंगे कि इवेंट प्रॉमिस्ड है कि नहीं है। सर शादी है तो फिक्स हो चुकी, कहीं लेट ही तो देखेंगे हमको? नहीं, हम हमेशा देखेंगे कि इवेंट प्रॉमिस्ड है या नहीं है, होगी शादी या नहीं होगी, हमेशा चेक करेंगे। हमारे लिए वो केस हमेशा फ्रेश होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? अब मैं बार बार आपको रोटेशन की बात नहीं करूंगा, मैं 6th हाउस, 11th हाउस और 3rd हाउस चेक करूंगा। प्राइम हाउस है 11th हाउस, तो हम 11th हाउस का सब लॉर्ड चेक करेंगे। अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो शादी होगी, अगर वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है शादी नहीं होगी जी, वो चाहे कितना भी जोर मार ले। 11th हाउस का सब लॉर्ड उस समय था सैटर्न, और सैटर्न 11th हाउस में ही बैठा था। मतलब सब लॉर्ड शानदार तरीके से सिग्निफाई कर रहा था कि शादी तो होगी जी। क्योंकि सब लॉर्ड अगर सिग्निफाई करता है 2, 7, 11 घर के, तो शादी प्रॉमिस्ड होती है, अदरवाइज प्रॉमिस नहीं होती है। तो शादी प्रॉमिस्ड है क्योंकि 7th हाउस में सब लॉर्ड बैठा हुआ था। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन था। यस, सेकंड डाउट वाज क्लियर कि शादी प्रॉमिस्ड है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे, 3rd पार्ट पे, कि टाइमिंग क्या होगी शादी की। उस समय इस टाइमिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले हम सिग्निफिकेटर निकालते हैं। तो सबसे पहले 6ठा घर देखिए, 6th हाउस में उसमें केतु बैठा हुआ था। तो whichever the planet is there in the केतु स्टार, वो सारे प्लैनेट्स 6th हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे। केतु के घर में, केतु के स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं था, तो केतु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। पहली चीज क्लियर।
तो हम 6th हाउस का सिग्निफिकेटर मैं बता रहा हूँ आपको, वो है केतु। अब चलते 11th हाउस पे। 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? सैटर्न। 4 प्लैनेट्स उस समय सैटर्न के नक्षत्र में थे, वो थे मून, मार्स, राहु, मरकरी। तो ये चारों 11th हाउस के सिग्निफिकेटर्स बनते हैं। 3rd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं था, तो हम राशि को पिक करेंगे। राशि थी जेमिनाई की। तो जेमिनाई के स्वामी कौन है? बुध। बुध के नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे वो 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे। सन उस समय बुध के स्टार में बैठा हुआ था, तो सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 3rd हाउस। तो सिग्निफिकेशंस कुछ इस प्रकार से सन, मून, मार्स, राहु, मरकरी, केतु। अब इसमें से कौन सा प्लैनेट लेंगे? अब हम रूलिंग प्लैनेट भी देख लेते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स आर मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मून। जिनको रूलिंग प्लैनेट से याद नहीं है, आप समझिए लग्न का साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड, और डे लॉर्ड। डे लॉर्ड क्योंकि मून लिया मैंने, क्योंकि उस दिन सोमवार का दिन था। अब मेन काम आता है टाइमिंग का। प्लैनेट्स तो खूब सारे हैं ना हमारे पास में, पूरा एक भंडारा है प्लैनेट्स का। इसमें से हमको टाइमिंग चूज करनी है कि कौन से दशा, कौन से अंतरदशा, कौन से प्रत्यंतर दशा, कौन से सूक्ष्म दशा में शादी होगी। अब हम दशा वाले पार्ट पे आते हैं। वो समय क्योंकि जो मून था वो सैटर्न के नक्षत्र में था, तो शनि की महादशा चल रही थी। शनि की महादशा ऑलमोस्ट शुरू ही हुई थी, जो कि थी 2038 तक, 2038 तक। और सैटर्न स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था, क्योंकि आप याद होगा कि सैटर्न जो 11th हाउस का सब लॉर्ड भी था, और सैटर्न उसी हाउस में भी बैठा हुआ था। तो सैटर्न एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। तो वन थिंग वाज श्योर कि सैटर्न बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, सैटर्न की महादशा में काम होगा। अगली परत आती है जो थी कि उस समय अंतरदशा कौन सी चल रही थी। उस समय जब मैंने देखा तो अंतरदशा मरकरी की चल रही थी। मरकरी अगेन एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। रीजन क्या है? मरकरी 11th हाउस के सब लॉर्ड के स्टार में बैठा हुआ था, तो मरकरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। मरकरी 3rd हाउस का साइन लॉर्ड भी था, मरकरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था। तो आई चोज मरकरी अंतरदशा की, मरकरी के अंतरदशा में शादी होगी। अब लेकिन मरकरी की अंतरदशा भी जून 2025 तक थी। तो मैं अगर ये वेगली बोल दूं कि हाँ जी जून से पहले शादी हो जाएगी, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत वेग आंसर हो जाएगा मेरी तरफ से, और मजा तो पिन पॉइंट करने में है ना। अब हम आगे चलते हैं। मरकरी के प्रत्यंतर को चूज करना है। 2 प्रत्यंतर हमारे सामने बचे हुए थे। उस समय चल रहा था जुपिटर का प्रत्यंतर, और उसके अगला था सैटर्न का प्रत्यंतर। जुपिटर का प्रत्यंतर था 16 जनवरी तक, और सैटर्न का प्रत्यंतर फिर से था 16 जनवरी से लेकर 19 जून तक। अब ये मुझे देखना था कि जुपिटर का प्रत्यंतर चूज करना है कि अगेन सैटर्न का प्रत्यंतर चूज करना है। जुपिटर 200 उस समय था रेट्रोग्रेड में, तो मैंने जुपिटर को अवॉइड किया कि जुपिटर के स्टार जो प्रत्यंतर चल रहा है उसमें तो नहीं होगा शादी, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड जब जो कोई प्लैनेट होता है वो डिनाई करता है, वो डिले करवाता है। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। कुछ लोग यहाँ पर मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे हैं जो इस प्रकार के तर्क देते हैं कि सर देखो ना, आप 9 दिसंबर को तो आप थे वहाँ पर, और 16 जनवरी तक तो प्रत्यंतर ही चल रहा है उसका जुपिटर का, तो शादी तो वैसे भी नहीं होगी, इतनी जल्दी तैयारी थोड़ी होती है। इस प्रकार के तर्क प्लीज मत दीजिए। ये तर्क तब काम आते हैं जब आपको पता नहीं है प्लैनेट चूज करने का। आप कभी भी इस प्रकार के प्रेडिक्शंस मत दीजिए, क्योंकि अगर प्लैनेट्स का फोर्स सिग्निफिकेटर बहुत स्ट्रांग है तो वो उतनी जल्दी भी करवा देगा शादी। हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड सिचुएशन में था उस समय। जुपिटर को अवॉइड किया। अगला प्रत्यंतर हमारे सामने था 16 जनवरी से 19 जून तक। अब इस पूरे प्रत्यंतर में सबसे मुश्किल काम था सूक्ष्म चूज करना। मुझे एक्चुअली वहां पर मैं उनसे कॉपी पेन लेके बैठा हुआ था। आई टुक 10 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे, और चूंकि पूरा प्रत्यंतर है तो हमारे पास 9 सूक्ष्म थे हमारे सामने। सूक्ष्म शुरू कहां से हुआ? क्योंकि सैटर्न था, तो सैटर्न से शुरू हुआ था सूक्ष्म, और लास्ट आई थिंक इट विल बी टिल जुपिटर के सूक्ष्म तक था।
अब इसमें से कौन सा वाला चूज करना है, ये 9 सूक्ष्म में से कौन सा चूज करना है, ये टास्क मैं आप लोगों को दूंगा। मैंने चूज किया था मार्स का सूक्ष्म। उस दिन मार्स का सूक्ष्म था फ्रॉम 27 अप्रैल टू 6 मई। मैंने ये वाला उनको विंडो दिया था कि आप 27 अप्रैल से 6 मई के बीच में आप एक्सपेक्ट करिए कि शादी होगी। क्यों किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें और आप मुझे बताएं। जैसे ही मैंने उनको विंडो दिया ना कि 27 अप्रैल से 6 मई के बीच होगा, उन्होंने क्लियरली मुझे मना कर दिया कि ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसी दौरान में 10 दिन पहले तो हमारे घर में एक और शादी है उनके कज़न की। बोले इतनी जल्दी हम तो शादियां नहीं करेंगे, शायद हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, आप मेरी बात को विश्वास करिए, क्योंकि मैं को नहीं बोल रहा हूँ, प्लैनेट्स बोल रहे हैं। I don't have that much authority. Planets are speaking something and I'm putting that in front of you. ठीक है, उन्होंने थोड़ा बोला कि सर डाउटफुल है अभी भी, क्योंकि इतना लेट ना तो हम जाना चाह रहे हैं, हम तो 20 फरवरी की शादी हम तो देख रहे हैं 20 को ही हो जाए या फिर उसके आसपास हो जाए, जो कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा वो उस समय तो नहीं होगा, मैंने उस सूक्ष्म डिनाई कर दिया था। मुझे जो सूक्ष्म बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था, कंसिडरिंग दी स्टार, कंसिडरिंग दी सब लॉर्ड, मैंने सारे प्लैनेट्स के चेक करे थे, मुझे मार्स वाला ही दिख रहा था। मैंने कहा नहीं, उसी समय होनी चाहिए। मैंने उनके घर में जो डायरी थी, मैंने उस पर वो विंडो लिख के मैंने उनको डायरी दे दी थी। दे कॉल्ड मी 2 days ago again and they were so delighted with my prediction कि उनकी जो डेट फिक्स हुई थी वो थी 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल। तो द प्रेडिक्शन, उन्होंने मुझे डायरी दिखाई थी, मैंने उसमें एक विंडो लिखी थी इस तारीख से इस तारीख में, तो 30th अप्रैल वॉज द फिक्स्ड डेट। तो इट वॉज अ हैप्पियर मोमेंट फॉर मी एंड हैप्पियर मोमेंट फॉर देम कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स एट दिस लेवल एंड वी शुड गो डाउन टू दी कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने इस तरह की विद्या बनाई और हमें प्रदान करी। तो ये जो सूक्ष्म वाला काम है, ये अब आप लोग करिए और मुझे बताइए कि क्यों मैंने यही विंडो सेलेक्ट करी थी। आप अपने कमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस केपी एस्ट्रोलॉजी के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।